आज की वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं ऑक्शन सेल सेक्शन 64 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ऑक्शन सेल कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर ऑक्शन सेल के बारे में सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं। नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल वर्ड में हम ऑक्शन सेल को नीलामी बोलते हैं हिंदी में। इंडिया में कोई भी चीज़ की नीलामी होना और वो नीलामी में जाके कोई चीज़ ख़रीदना, इस तरीके का ख़रीदना और बेचने को इंग्लिश में ऑक्शन बोलते। और ये ऑक्शन के लिए लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है। ठीक है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के स्टार्टिंग में ही हमने देखे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो यहाँ पे ऑक्शन सेल के बारे में भी जो भी रूल्स है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है, ना कि घर वगैरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आती वो वाली। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब ऑक्शन सेल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे। ऑक्शन सेल में एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते। इसमें एक सेलर रहता, एक ऑक्शनर रहता, यानी जो वहाँ पे सेलर के बिहाफ पे काम करता, और एक बायर रहता जिसको हम बिडर बोलते। ठीक है। एक सेलर है, सेलर को हम सेलर ही बोलेंगे। एक ऑक्शनर है जो वहाँ पे खड़े रह के हथौड़ा मारते रहता कि इतने में 101, 102 इस तरीके का, तो वो ऑक्शनर है। और तीसरा इंसान बिडर है। बिडर यानी बायर है। उसको बिडर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ वो वहाँ पे बिड करता, यानी नीलामी करता, वो एक रेट लगाता। तो यहाँ पे ये तीन पार्टीज़ रहते और ये तीन टर्म्स है। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें इलीगल भी है जो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन अब एक ऑक्शन सेल होता कैसा, तो ऑक्शन सेल में एक चीज़ और ये रहती है कि वहाँ पे इनविटेशन टू से ऑफ़र आता। अगर एक बेचने वाला ख़ुद सेलर पेपर में ऐड दे रहा कि इस दिन ऑक्शन होने वाला है आओ, तो ये ऑफ़र नहीं हो रहा, ये इनविटेशन टू ऑफ़र हो रहा। ठीक है। और अगर वहाँ पे एजेंट भी सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा, पेपर में इनवाइट कर रहा कि आओ और यहाँ पे बिड करो, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। यहाँ पे अगर तुमको याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे पढ़े थे कि ऑफ़र अलग चीज़ है और इनविटेशन टू ऑफ़र अलग चीज़ है। अगर ऑफ़र हम किसी को दे रहे और सामने वाले ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, फिर हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हम इनविटेशन टू ऑफ़र दे रहे तो वहाँ पे इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, यानी ऑफ़र का एक्सेप्टेंस नहीं होता, वहाँ पे ऑफ़र से पहले का स्टेप होता। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ रहती कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्शनर जो है वो वहाँ पे एक इनविटेशन दे रहा सब लोगों को कि आप ये पर्टिकुलर डेट पे आओ और उस दिन वहाँ पे ऑक्शन होंगी, और उस दिन अगर फॉर इन केस उसका ऑक्शन कैंसिल हो गया तो वहाँ पे जितने लोग आए वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि तुमने हमको ऑफ़र करे थे और हमने एक्सेप्ट करे। वो इनविटेशन था, ना कि ऑफ़र। ठीक है। इसलिए ये पॉइंट कभी केस में आ सकता, कोई केस स्टडी में आ सकता, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको बाइफिकेट करके बता रही। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 3rd पैराग्राफ में, तुम लोग देख सकते। ठीक है। उसके बाद एवरी बिड अमाउंट्स, 4th पैराग्राफ देखो, एवरी बिड अमाउंट्स एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय ऑक्शनर बाय सम यूजुअल मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि हर सेल का एक तरीका रहता है, और यहाँ के सेल का तरीका क्या है कि वो हैमर लकड़ी पे मारते, जैसे कोर्ट में जज करते उसी तरीके से यहाँ पे वो हैमर मार के बताते कि अब सेल हो गया, या 1 2 3 बोल के फाइनल बोलते, गोइंग और गॉन, इस तरीके से कोई भी मेथड हो सकता है उनका, फ़नी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बट जो ऑक्शनर रहता उसका चीख के बताना कि अब मैं ये चीज़ दे रहा, या वो हैमर को स्ट्राइक करना, उसके वो एक्ट से ये पता चलता कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया। ठीक है। अगर किसी को, अब उसी से एक रिलेटेड पॉइंट है, आगे तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ भी है लेकिन मैं यहाँ पे ही बताते हुए जा रही। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई सेल में बिड करी, ठीक है, अब बिड करने के बाद मेरे को अब वो पुकार रहे हैं वहाँ पे 1,01,000, 1,02,000, लेकिन अब मेरे दिल में ये आया कि अरे मेरे को इतना महंगा नहीं चाहिए था। उसके हैमर को स्ट्राइक करने से पहले अगर मैंने खड़े होके बोल दी या मैंने उसको बता दी कि मेरे को ये नहीं ख़रीदना है, मैं मेरा बिड कैंसिल कर रही, तो मैं कर सकती। एक बार वो हैमर हिट हो गया तो फिर मैं वो चीज़ से पीछे नहीं हट सकती, फिर वो ऐसा स्टैंडिंग रहेगा जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जो रूल्स आते वो रूल्स अप्लाई होंगे। मेरे को अगर वो चीज़ नहीं भी ख़रीदना है, स्टिल मेरे को कोई ना कोई एक पेनल्टी उसको दे के, डैमेजेस दे के, फिर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट से हट सकती। ठीक है। अब वहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके अंदर। फिर उसके बाद वहाँ पे एक जो हाईलाइटेड पार्ट है वो वाला पैराग्राफ देखो। ऑक्शन सेल स्टार्ट्स विद प्लेसिंग ऑफ बिड्स
Auctioneer accepts the highest bid, but he may accept lower bid without giving any reason. When a bid is accepted, a valid contract is formed. जो भी सबसे हाईएस्ट रहता, कॉमन रूल ये है कि सबसे हाईएस्ट जो बिड करेंगे हम उसको देंगे, लेकिन वहाँ पे ये हो सकता है कि कोई और कंडीशन है या कोई भी एक रीज़न है जो ऑक्शनर को पता है, और उसके वजह से वो अगर किसी का लोअर बिड को भी एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे रीज़न की ज़रूरत नहीं है, वो कोई फ्रॉड नहीं रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, जो हमारे सेलर्स है वो बहुत बदमाश रहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते। ठीक है, वो चाहते कि जैसे भी हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और यहाँ पे बेचने वाला कौन है? एक एजेंट है, सामने एक सेलर खुद नहीं है। तो इस सिचुएशन में सेलर्स बहुत सारे ऐसे करते कि वो अपने तरफ से और 4-5 बिडर्स को वहाँ पे बिठा देते, जो इस तरीके से एक्टिंग करते कि वो ख़रीदने के लिए आए, और वो बिडिंग करके सामने वाले को, किसी को चाहिए तो उसको ट्रिगर करके देख लेते कि अच्छा इसको ख़रीदना है और वो कहाँ तक ख़रीद सकता है, तो वो प्राइस ज़बरदस्ती का बढ़ाते ताकि उनको, सेलर को ज़्यादा प्राइस मिले। ऐसे लोगों को प्रिटेंडेड बिडिंग बोलते। ठीक है, प्रिटेंडेड बिडर रहते, ये सेलर की तरफ से रहते। अगर सामने वाले बायर को ये चीज़ पता चल गई और उसने खड़े रह के बोल दिया कि यहाँ पे ये चीज़ हुई, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ख़रीदने और बेचने का, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक इंसान खड़े रह के बोला तो फिर वो कैंसिल होगा, अगर उसने खड़े रह के नहीं बताया तो फिर वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। वही सेम रूल्स है जो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है। अब वहाँ पे एक और इंसान रहता, वो जो इंसान जिसको हम प्रिटेंडेड एजेंट बोल रहे, उसको हम एक और के एक नाम से पुकारते, वो है पफर। ठीक है, मैंने वहाँ ब्रैकेट में लिख के रखी कि कॉल्ड पफर। जो हमारा प्रिटेंडेड एजेंट है, जो सेलर अपॉइंट करता, उसको हम पफर भी बोलते। ठीक है। कभी कभार ऐसे भी होता कि एक यहाँ पे नीचे देखो, एक पैराग्राफ में दिया हुआ है नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बहुत सारे छोटे से बिडर्स है, छोटे बिडर्स यानी छोटे दुकान वाले हैं, ज़्यादा वास्ट बिजनेस नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे वो लोग डील कर रहे, और उसी मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर ऑक्शन के लिए वहाँ पे एक बहुत MNC वाला बिडर आ गया, या जाइंट बिडर आ गया, या एक अच्छा बहुत काफ़ी बड़े लेवल का बिडर आ गया जो उनके सिटी का नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जो लोकल सिटी वाले थे, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करे कि अपन सब मिलके एक हो जाएंगे, अपन एक दूसरे के अगेंस्ट में बिड नहीं करेंगे, अपने सबके तरफ से किसी एक इंसान को बिड करने के बोलेंगे, लेकिन वो वाले इंसान को अपन जीतने नहीं देंगे, और जो भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा वो अपन आपस में इक्वल रेशो में डिवाइड कर लेंगे, या वॉटेवर परसेंटेज में डिवाइड कर लेंगे, बट अपन सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग इंसान उसके सामने खड़े रह के उससे डील करेंगे। इस तरीके का अगर वो आपस में एग्रीमेंट बना के वहाँ पे बिड कर रहे, तो उसको नॉकआउट एग्रीमेंट बोलते। ठीक है। अब वहाँ पे इंटेंशंस उनके कुछ भी रहने दो, अगर उनको फ्रॉड नहीं भी करना है थर्ड पार्टी को, स्टिल दिस विल बी इलीगल। ठीक है, ये ज़्यादातर अलाउड नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पैराग्राफ में लास्ट लाइन में मैंने लिखी भी वो चीज़, बट क्योंकि हम एक इंसान से पीछे करने के लिए, उसको डिफ्रॉड करने के लिए काम कर रहे, इसीलिए बहुत सारी जगहों पे इसको इलीगल माना हुआ है। और कौन सी चीज़ को इलीगल माना हुआ है? तो डैम्पिंग को इलीगल माना हुआ है। अब डैम्पिंग किस तरीके का ऑक्शन में काम होता, तो मैंने वो डैम्पिंग वर्ड का मीनिंग वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दी, ताकि समझने में, बाद में याद रखने में ईजी जाना। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट। अगर हम कोई चीज़ को गिरा के देखना चाह रहे, या उसकी वैल्यू कम करवाना चाह रहे, या उसकी प्रियोरिटी कम करना चाह रहे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है डैम्पिंग। ये इलीगल है। अब ये इलीगल होने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, या हम नहीं चाह रहे कि वो प्रोडक्ट कोई भी ख़रीदे, हमको दुश्मनी निकालना है, तो हम वो प्रोडक्ट की एक बुराई बता रहे लोगों को, जो उसमें होंगी या उसमें नहीं भी होंगी। ये ज़रूरी नहीं कि वो बुराई उसके अंदर होना या नहीं होना। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके डिफेक्ट्स डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, या डिफेक्ट्स को हम फेमस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी उसको ख़रीदने को तैयार नहीं है, और ख़रीद रहा भी तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो देने को तैयार नहीं है। इस तरीके की डीलिंग करके वहाँ पे ऑक्शन में लोगों को या तो ऑक्शन से भगा देना, या तो उनको ऑक्शन करने नहीं देना, या ऑक्शन में उनको सही प्राइस पे बेचने नहीं देना, उसके लिए ये एक्टिविटी यूज़ होती है, और इस वास्ते ये एक्टिविटी को इलीगल बोला हुआ है। सेल इन लॉट्स। अब सेल इन लॉट्स इलीगल नहीं है, लीगल है।
सेल इन लॉट्स में क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो रहते हैं वो लॉट्स में सामान निकालते और हर लॉट के लिए बिडिंग करवाते। जो भी परचेज़र सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिड करता, सबसे ज़्यादा प्राइस देता, उसको वो लोग वो लॉट दे देते। इसमें यहाँ पे ये बोला हुआ है लॉ में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, कि अगर कोई एक लॉट जीता है एक साल में, अगर वो लोग कई सारे लॉट्स बना रहे, हो सकता है दिन में एक लॉट बन रहा, हो सकता है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, वॉट एवर उनके क्राइटेरियाज़ के हिसाब से। तो अगर कोई इंसान एक लॉट जीता, एक टेंडर जीता, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक टेंडर जीता, जितने भी वो निकाल रहे, हर एक लॉट का सेपरेट सेल और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। इतना ही इम्पॉर्टेंट था तुम्हारे ऑक्शन सेल के अंदर, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। इस पर ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते, तो अगर तुमको शॉर्ट नोट आ रहा, कुछ भी आ रहा, तो तुम इजीली लिख सकेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई भी डाउट आ रहा ऑक्शन सेल के हद तक, तो वो कभी भी पूछ लेना। उसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा दूसरे चैप्टर, मतलब ऊपर जितना भी हमने पढ़े, तो मेरे से कभी भी पूछ लेना। और प्लीज़ घर पे पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो उसी दिन पूछ लो, ज़्यादा पुराना डाउट मत करो। आई होप तुम लोग पढ़ रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।